दोस्तों, सीरिया में बशर अल असद की सरकार को गिरे हुए 1 साल हो चुका है। बशर अल असद प्रो रशिया और प्रो ईरान थे। पिछले साल दिसंबर में वेस्टर्न इंटरवेंशन के बाद उनकी रजीम का अंत हो गया था। इसके बाद नैरेटिव चलाया गया था कि सीरिया में एक नया उदय होगा, कि सीरिया में नई बिगनिंग देखने को मिलेगी। असद के जाने के बाद देश में अहमद अल शरा को इंस्टॉल कर दिया गया था। लेकिन 1 साल बाद जब हम आज सीरिया के हाल को देखते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आया है। आज भी सीरिया एक डेंजरस क्रॉस रोड्स पर खड़ा हुआ है। बेशक पावर एक नए प्रेसिडेंट को हैंडओवर कर दी गई है, लेकिन देश में पुरानी बैटल लाइन्स अभी भी मौजूद हैं। सीरिया अपने पैरों पर खड़े होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सीरिया ने एक अनसर्टेनिटी के फेज से निकलकर दूसरे अनसर्टेनिटी के फेज में एंटर कर लिया है। दशकों तक सीरिया के ऊपर असद फैमिली का शासन रहा है। बशर अल असद के शासन के अंदर सीरिया ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका था। मिडिल ईस्ट में इजराइल और यूएस के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए सीरिया ईरान की मदद कर रहा था। जैसा कि हम मैप में देख पा रहे हैं, सीरिया ईरान और लेबनान को ज़मीन के रास्ते से जोड़ता था। सीरिया ईरान और लेबनान के बीच में एक लैंड ब्रिज की तरह एक्ट करता था। असद रजीम के अंडर ईरान सीरिया के थ्रू लेबनान में अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को हथियार और फंड्स भेज पाता था। सीरिया की ज्योग्राफी का लाभ उठा पाता था। सीरिया इजराइल के साथ अपनी बॉर्डर्स को शेयर करता है। यह ईरान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रदान करता था। असद के अंडर सीरिया ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा इसलिए बना क्योंकि दोनों के एनिमीज कॉमन थे। दोनों इजराइल को अपोज करते थे और अमेरिका के द्वारा बैक्ड रजीम चेंज को अपोज करते थे। इसलिए दोनों के इंटरेस्ट अलाइन हुए। इसलिए ईरान ने बशर अल असद को सीरिया में पावर में बने रहने के लिए मदद की। जब 2011 में सीरियन सिविल वॉर शुरू हुआ, तब ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने असद को पावर में बने रहने के लिए मदद की। बशर अल असद के लिए लड़ाई लड़ी। ईरान और हिजबुल्लाह के सपोर्ट से ही बशर अल असद पिछले साल तक पावर में बने हुए थे। सीरिया ईरान के एक जूनियर पार्टनर की तरह फंक्शन कर रहा था। सीरिया के सिक्योरिटी डिसीजंस के ऊपर ईरान का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो गया था। ऐसे में ईरान के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए सीरियन रजीम को टॉपल करना आवश्यक था, और पिछले साल यही हुआ। सीरिया में दशकों से चले आ रहे असद परिवार के शासन का अंत हुआ। असद को देश छोड़कर रशिया भागना पड़ा और सीरिया में अल कायदा के एक्स टेररिस्ट अबू मोहम्मद अल जुलानी को राष्ट्रपति बनाकर बैठा दिया गया। एक समय पर आर्म्ड जिहाद करने वाले अबू जुलानी ने अपना नाम बदलकर अहमद अल शरा रख लिया। इस प्रकार अबू जुलानी की इमेज को रिब्रांड किया जा रहा है। अहमद अल शरा की समझ में आ चुका है कि असली पावर पॉलिटिक्स में है, तो अब शरा एक पॉलिटिशियन की तरह एक्ट कर रहा है। अपनी जिहादी की इमेज से खुद को डिस्टेंस कर रहा है, एक पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहा है। बशर अल असद रजीम का अंत करने वाले अहमद अल शरा को अमेरिका की बैकिंग प्राप्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मिडिल ईस्ट के टूर के दौरान अहमद अल शरा से मुलाकात की थी। शरा की तारीफों के पुल बांधे थे, और अभी हाल ही में अहमद अल शरा को व्हाइट हाउस में भी बुलाया गया। इसका सिग्निफिकेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि अहमद अल शरा व्हाइट हाउस में विजिट करने वाला 80 साल में पहला सीरियन प्रेसिडेंट है। इससे अमेरिका ने यह मैसेज सेंड किया है कि वो नई सीरियन रजीम से एंगेज करने के लिए तैयार है। यानी अब मिडिल ईस्ट में ट्रंप की नैरो और ट्रांजैक्शनल पॉलिसीज को अंजाम देने के लिए सीरिया का इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान के इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करना अमेरिका और इजराइल की टॉप प्रायोरिटी है। इसमें अहमद अल शरा का उपयोग किया जाएगा। जो कोई भी ईरान की पावर को रिड्यूस करने में मदद करे वो यूजफुल है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना कंट्रोवर्शियल रहा है, उसका पास्ट क्या रहा है। आज यदि वो ईरान के इन्फ्लुएंस को कम कर सकता है तो वो यूजफुल है। इसे टैक्टिकल टॉलरेंस कहा जाता है। कई बार अपने इंटरेस्ट को मीट करने के लिए ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है जो मॉरली सही नहीं है। एक्स अल कायदा लिंक जिहादी को सपोर्ट करना इसका एक उदाहरण है। अहमद अल शरा हयात तहरीर अल शाम ग्रुप का लीडर है, और इस ग्रुप का कहना है कि अब उसने अल कायदा के साथ अपने टाइज को कट कर लिया है और अब वो लोकल गवर्नेंस पर फोकस कर रहा है। मॉरली सही दिखने के लिए इस प्रकार की रीब्रांडिंग की जा रही है ताकि अमेरिका और इजराइल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को एंडोर्स करते हुए नजर ना आए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस लॉजिक को अप्लाई करके ईरान के अगेंस्ट अमेरिका और इजराइल शरा को खड़ा कर रहे हैं। ईरान के प्रॉक्सीज को रेजिस्ट करने के लिए और सीरिया में ISIS के थ्रेट से निपटने के लिए शरा को तैयार किया जा रहा है। शरा की मदद से अमेरिका बिना डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट के रीजन में ईरान और रशिया के डोमिनेंस को कम करना चाहता है। इसलिए सीरिया के अंदर एक लोकल स्ट्रॉन्गमैन को बिठाया गया है। वैसे भी अमेरिका की पॉलिसी कभी भी वैल्यू ड्रिवन नहीं रही है, वो हमेशा रिजल्ट ड्रिवन रही है।
अमेरिका को बस इस बात से मतलब है कौन सी चीज़ इस समय पर हमारी कॉस्ट को कम करती है, हमारी रिस्क को रिड्यूस करती है और हमारे इंटरेस्ट को मीट करती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मॉरली सही है या नहीं। इंटरेस्ट मीट होते हैं तो वो पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी। सीरिया में अभी यही हो रहा है। ज़्यादातर देशों के लिए इंटरेस्ट पहले आते हैं, मॉरल कंसिस्टेंसी बाद में आती है। एक तरफ अमेरिका टेररिज्म से लड़ने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ अपने इंटरेस्ट को मीट करने के लिए फॉर्मर टेररिस्ट से नेगोशिएट करता है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी और हिपोक्रेटिकल ज़रूर है, बट जियोपॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है। ज़्यादातर देश मॉरली करेक्ट के बजाय अपने लिए लीस्ट डेंजरस ऑप्शन को चूज करते हैं। तो सीरिया इस वक्त वेस्ट वर्सेस रशिया और ईरान की एक्सिस के प्रॉक्सी वॉर के बैटल ग्राउंड में तब्दील हो रहा है। इस वक्त सीरिया की यही डार्क रियलिटी है। अहमद अल शरा के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सीरिया कोई सामान्य देश नहीं है। इस वक्त सीरिया एथनिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल लाइंस में डीपली फ्रैक्चर्ड है। सालों के सिविल वॉर से सोसाइटी कोलैप्स हो चुकी है। कम्युनिटीज़ के बीच की ट्रस्ट आपस में टूट चुकी है। इंस्टीट्यूशंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और जो बचे हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं। इकोनॉमी का तो बहुत ही बुरा हाल है। सीरिया की इकोनॉमी इस वक्त ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। लंबे और ब्रूटल सिविल वॉर ने सीरिया की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। इंडस्ट्रीज, ट्रेड, जॉब्स सबको भारी चोट पहुंचाई है। इस प्रकार की दयनीय अर्थव्यवस्था को अल शरा ने इनहेरिट किया है। पावर में आने के बाद से अहमद अल शरा सेक्टेरियन वायलेंस को कंटेन करने में सफल साबित नहीं हुए हैं। सीरिया में नई रजीम के संरक्षण में सुन्नी ग्रुप्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। देश में शियाज, क्रिश्चियंस, एलावाइट्स, ड्रूज और कर्ड्स के अगेंस्ट वायलेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं। सेक्टेरियन वायलेंस को कंटेन करने में शरा विफल साबित हुए हैं। अब तक अहमद अल शरा माइनॉरिटीज़ की सिक्योरिटी को गारंटी नहीं कर पाए हैं। सीरिया में माइनॉरिटीज़ की पॉलिटिकल राइट्स अनसर्टेन बनी हुई हैं। असद रजीम का तो अंत हो गया, लेकिन माइनॉरिटीज़ की इनसिक्योरिटी का अंत नहीं हुआ है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स अहमद अल शरा रजीम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उनके मुताबिक अल शरा द्वारा लेड ग्रुप हयात तहरीर अल शाम ने वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं, जिन्हें ओवरलुक किया जा रहा है। उनका मानना है कि अमेरिका जस्टिस के ऊपर पॉलिटिकल कन्वीनियंस को प्रायोरिटी दे रहा है और अल शरा रजीम को सपोर्ट कर रहा है। ये एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट को सेट करता है। अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए पास्ट के क्राइम्स को इग्नोर करना ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर को न्योता देना है। आज भी लाखों सीरियन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की सख्त आवश्यकता है। सिविल वॉर ने सीरिया की इकोनॉमी को पूरी तरीके से डेवस्टेट कर दिया है। देश हाइपर इन्फ्लेशन की मार झेल रहा है। एक्सपोर्ट्स न के बराबर हैं। सीरियन करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। सीरिया की आधी से ज़्यादा आबादी डिस्प्लेस हो चुकी है। या तो वो सीरिया के अंदर या वो सीरिया के बाहर रेफ्यूजीज़ की तरह रहने के लिए मजबूर हैं। लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। पूरे के पूरे शहर फ्लैटन हो चुके हैं। लोगों को दिन में बस कुछ ही घंटों के लिए बिजली मिलती है। वाटर सप्लाई नेटवर्क्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, नॉन फंक्शनल हैं। पावर ग्रिड्स काम नहीं कर रही हैं। 90% से ज़्यादा सीरियंस गरीबी में रह रहे हैं। देश में भारी फूड इनसिक्योरिटी है। बच्चे मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं। सीरिया में एड डिलीवरी भी स्मूथ नहीं है। एड डिस्ट्रीब्यूशन में मैसिव करप्शन होता है। एड की शॉर्टफॉल एक भारी समस्या है। असद रजीम को अंत हुए भले ही 1 साल हो गया हो, लेकिन सीरिया की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ज्यों की त्यों बनी हुई है। एक और बड़ी समस्या है सीरिया में टेररिस्ट की मौजूदगी। देश में पावर वैक्यूम को ISIS जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सप्लॉइट करते हैं। वीक रीजन्स के ऊपर अटैक करते हैं। डेस्परेट लोगों को रिक्रूट करते हैं। तो सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा को गवर्नेंस और सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान देना होगा, जो कि आसान नहीं होगा। पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड नेशन को रीबिल्ड करना आसान नहीं होगा। रिकंस्ट्रक्शन में भारी खर्चा आएगा। रोड्स तबाह हो चुकी हैं, हॉस्पिटल्स डैमेज्ड हैं, स्कूल्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। रीबिल्डिंग की कॉस्ट hundreds of billions of dollars में जाएगी। बिना लार्ज स्केल इंटरनेशनल सपोर्ट के सीरिया का रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। जितना ज़्यादा डिले होगा उतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा अल शरा को एक्सटर्नल प्रेशर से भी नेविगेट करना होगा। सीरिया में रशिया के मिलिट्री बेसेस हैं। रशिया उन बेसेस को रिटेन करना चाहता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट और मेडिटेरेनियन में रशिया के इन्फ्लुएंस के लिए ये बेसेस आवश्यक हैं। तो अल शरा को रशिया के साइड से प्रेशर फेस करना पड़ेगा। फिर जैसा कि हमने बात करी, ईरान सीरिया के जरिए हिजबुल्लाह को हथियार भेजता था। ये रूट अब डिसरप्ट हो चुका है। ईरान चुपचाप नहीं बैठेगा, अपने खोए हुए इन्फ्लुएंस को वापस पाना चाहेगा। पॉलिटिकल और मिलिट्री लेवरेज को दोबारा से गेन करना चाहेगा। और जाहिर सी बात है, सीरिया से लगा हुआ इजराइल ऐसा होने नहीं देगा। तो इजरायली स्ट्राइक्स का रिस्क हमेशा बना रहेगा।
सीरिया में एक वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क हमेशा बना रहेगा। तो अहमद अल शरा को बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना है, कॉम्पीटिंग ग्लोबल पावर्स को बैलेंस करना है, रीजनल राइवल्स को बैलेंस करना है और अपने डोमेस्टिक केओस को हैंडल करना है, सेक्टेरियन वायलेंस को एड्रेस करना है, गवर्नेंस को सुधारना है, ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है, अपनी मैसिव रिकंस्ट्रक्शन नीड्स को सिक्योर करना है और एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल प्रेशर को रेजिस्ट करना है। इस सब के बाद सीरिया की रिकवरी सक्सेसफुल हो पाएगी। इसके बाद सीरिया में स्टेबिलिटी आ पाएगी और बिना स्टेबिलिटी के इकोनॉमिक रिवाइवल संभव नहीं है। अगर अहमद अल शरा चाहते हैं कि सीरिया वापस से अपने इतिहास को ना दोहराए तो उन्हें इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। केवल मिलिटेंट से प्रेसिडेंट की रीब्रांडिंग काफ़ी नहीं है। सीरिया को सुधारने के लिए अहमद अल शरा को इंटरनल डिविजन्स और एक्सटर्नल प्रेशर्स को हैंडल करना पड़ेगा।